सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज अभी जो हमारे साथ मेहमान हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जनाब एजाज़ुल हक सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया और जो नई असम्बली आई हैं उसके मेंबर भी हैं। जी एजाज़ुल हक साहब, जिस असम्बली में आपने हलफ उठाया है और कहते हैं ये असम्बली अभी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, एक ऐसी असम्बली या ऐसी पार्लियामेंट जो मुकम्मल ना हो और उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट हो जाएं, वज़ीर आज़म भी इलेक्ट हो जाएं और आने वाले सदर को भी सुना है कि यही असम्बली और इस तरीके से जो पार्लियामेंट अभी नामुकम्मल है हो सकता है कि वो इलेक्ट करे। तो ऐसी इलेक्शंस को कानूनी और आइनी और जमहूरी तौर पर आप कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। देखें, इससे पहले तो हमने ये नहीं देखा कि किसी पार्टी की जो मेन रुकनीत है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो एक जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम से थी, उसको इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त नहीं दी नाम इस्तेमाल करने के लिए। अब इलेक्शन तो हो गए, उनके इंडिपेंडेंट जीत कर आ गए जितने भी साथी थे। फिर उनके पास चॉइस थी कि वो किसी जमात को ज्वाइन कर लें, तो उन्होंने सुन्नी तहरीक को ज्वाइन किया। अब मैं इस बात पे इतना मेरे मतलब कि टेक्निकली मैं नहीं जानता कि अगर आप किसी जमात को ज्वाइन करें और उस जमात ने कहा हो कि हमें रिज़र्व सीटें नहीं लेनी, या फिर वो लिख कर दें कि हमें अब रिज़र्व सीट्स दें, तो क्या ये इंडिपेंडेंट जो उस जमात में जा रहे हैं उनको रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन इसका फ़ैसला होने तक मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाता, लेकिन उसमें फिर टेक्निकल हिच ये आ जाती है कि इलेक्शंस के 21 दिन के अंदर अंदर आप इजलास बुलाएं। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि जब 90 दिन जो है वो तकरीबन 365 दिन बन गए पंजाब असम्बली में और KPK में, और 90 दिन जो है वो मरकज़ में इतने लंबे हो गए, तो क्या इसको नहीं आगे किया जा सकता था? तो ये सारी चीज़ों का जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ज़रूर होगा। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन फैसला क्यों? इलेक्शन कमीशन जो है अगर समझता है कि आइनी तौर पर ये सही नहीं है, जबकि आइनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल उनके पास राइट है, इलेक्शन एक्ट 2017 का 104 का 4 है, सब सपोर्ट करते हैं कि इनको रिज़र्व सीट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी मिलनी चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए, तो इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला कर दे तो ये अदालतों में चले जाएं। अब 23 दिन 24 दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन इनका फ़ैसला नहीं कर रहा है, दूसरों को सीट दे चुका है, वो वोट इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका वोट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आप समझते नहीं है सर, पार्लियामेंटेरियन के हैसियत से ये गैर आइनी अमल है, गैर जमहूरी अमल है? इस सेंस में ज़रूर मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि जजमेंट को रिज़र्व किया हुआ है और उस रिज़र्व जजमेंट को का ऐलान नहीं किया। तो इस हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ कि पार्लियामेंट जो है आप कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है, लेकिन जजमेंट उनको दे देनी चाहिए ताकि उनको अगला फोरम जो है वो मिल सके अपील करने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का इक्विवेलेंट जो है वो हाई कोर्ट का है, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी इस सिलसिले में। ठीक है, फैसला तो दे देना चाहिए। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फैसला देना चाहिए? अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो असम्बली है 8 फरवरी के इलेक्शंस को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि ये जो मौजूदा असम्बली है ये पाकिस्तान की तारीख की, जिस तरह इस इलेक्शन को पाकिस्तान की तारीख का 1970 का एक इलेक्शन कहा जाता है कि फेयर हुआ, बाकी सब इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन को कहा जाता है कि पाकिस्तान का बदतरीन धांधली शुदा इलेक्शन है और बड़े इल्ज़ामात हैं और अभी भी आपके सामने बहुत कुछ होगा। ये जो मौजूदा असम्बली है, कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तारीख की ऐसी असम्बली है जिसमें इलेक्टेड मेंबरान की तादाद
उन मेंबरान जो अवाम ने इलेक्शन में मुस्तरद कर दिए थे उन मेंबरान से कम है, यानी इस पार्लियामेंट में अवाम से मुस्तरद शुदा मेंबरान की तादाद ज़्यादा है, जिसमें अहम लीडर भी हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, आपकी बात जो है ये बहुत से लोगों की आवाज़ आपकी आवाज़ से मिलती है, लेकिन देखें पाकिस्तान की तारीख में 88 बल्कि 85 का जो इलेक्शन हुआ था ना, जो नॉन पार्टी इलेक्शन था, उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें किसी हद तक जो है वो एतराज़ात जो है वो हुए हैं। इस इलेक्शन में भी जो चंद एक चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी वो ये कि एक तो मोबाइल बंद हो गए थे और इंटरनेट जो है वो बंद हो गया था। मैं तो सीधा साधा पूछ रहा हूं सर, क्या आप मानते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो 2024 का बदतरीन इलेक्शन है, माजी के इलेक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, और क्या ये असम्बली में जो मेंबरान हैं जिसमें अहम लीडर भी हैं जो अवाम से मुस्तरद हैं लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा हैं बहुत बड़ी तादाद में, आप मानते हैं या नहीं मानते सर? आगे चलते हैं। देखिए, इस पे डॉक्टर साहब ये बात जब तक आप उसकी, मैंने तो आपको कहा ना, तारीख में नहीं जाएंगे और तारीख में जाके नहीं देखेंगे तो उससे मालूम नहीं होगा। आपकी बात से मैंने कहा कि मैं इत्तेफाक करता हूँ, इस पे कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई कमीशन होना चाहिए जो इन चीज़ों को चेक करे और देखे कि भाई क्या इतराज़ात जो हैं वो सही है या गलत। ठीक है, चल सर, वज़ीर आज़म का आज का खिताब है, उससे पहले एक सवाल पूछूंगा सर। आप पीटीआई के साथ रहे, बहुत तकलीफ भी गुजारा आपने उनके साथ रहते हुए, दोस्ती भी निभाई, एक वक्त ऐसा एहसास हुआ था कि आप पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन बहरहाल ज़िया आपने अपनी पोजीशन को कायम रखी। उसके बाद सर अभी जो आप, एक वक्त आया कि लोग ये सोच रहे थे कि जी पीटीआई जम होगी पीएमएल-जेड में, और उसके सिलसिले में बड़ी रिकमेंडेशन भी थी, उन्होंने अप्रोच भी किया। क्या वजूहत है कि ज़िया में शामिल नहीं हुए, आपने इनकार कर दिया या उनकी तरफ से मना हो गया? और दूसरा ये कि इस इलेक्शंस में जो अभी वज़ीर आज़म का इलेक्शन है, मैंने सुना है, उसकी तस्दीक और तरदीद कर दें, कि एजाजुल हक साहब ने शहबाज शरीफ को वोट दिया है। सर टू द पॉइंट चलेंगे ताकि टाइम हमारा बचे, हम ज़्यादा सवाल कर सकें। बिल्कुल, मैं टाइम आपका बचाना चाह भी रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि हमने ये फ़ैसला किया है कि जो हमसे वोट मांगेगा हम उसको वोट देंगे। पीटीआई ने वोट मांगा नहीं, ये जो सुन्नी इत्तेहाद है, ना उसने अपने स्पीकर के लिए मांगा, ना डिप्टी स्पीकर के लिए मांगा, और ना ही अपने वज़ीर आज़म के लिए मांगा। अगर वो मुझसे पहले वोट मांग लेते शायद मैं उनको वोट दे भी देता। दूसरी तरफ से पीएमएल-एन ने जो है उनके मतलब जो सीनियर रहनुमा थे उन सब ने मेरे पास आए और उन्होंने सब ने वोट मांगा, तो इसलिए मैंने उनको वोट दे दिया। इसी तरह स्पीकर ने वोट मांगा था, या सादिक साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, सदर को देंगे सर। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी वोट मांगेंगे तो देंगे आप उनको? आसिफ अली जरदारी जब वोट मांगेंगे उसके बाद फिर मैं आपको बता सकूंगा कि मैंने वोट देना है कि नहीं देना। अभी तक उन्होंने वोट नहीं मांगा। और सर अगर मांग लें, क्योंकि आप तो मांगने पे दे रहे हैं ना सर, आप वोट मांगने पे दे रहे हैं, मुझे हुज्जत करने दें। आप वोट मांगने पे दे रहे हैं, तो वोट मांगने पे दे रहे हैं। पीटीआई ने नहीं मांगा, नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने मांगा, दे दिया आपने। स्पीकर ने मांगा, दे दिया। आसिफ अली जरदारी जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो आपसे अगर वोट मांगेंगे तो आप वोट देंगे सर उनको? बस बता दें, देंगे या नहीं देंगे सर? तो ये मैं सोचने में मजबूर हो जाऊंगा, शायद देना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो वोट मांगेंगे तो दे देंगे। और मेरा उनसे कोई माजी में कोई उनसे इतना इख्तिलाफ मेरा नहीं रहा। मैं आगे चलता हूं सर, इस पर बहस नहीं करता। अब मैं ये पूछूंगा सर कि ये बताइए, जब वज़ीर आज़म ने इस वक्त तकरीर की है पार्लियामेंट में, उन्होंने तो सर पिछली तमाम हुकूमतों को जो 40 साल से इस मुल्क में हुकूमतें कर रही थी, उन सब पर चार्जशीट कर दी है और चार्ज फ्रेम कर दिया है उनके ऊपर, और जिसमें इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून की 3 हुकूमतें और इनकी अपनी हुकूमत भी थी। क्या कहेंगे सर? ये तो फ्रेम चार्ज किया है इन्होंने, चार्जशीट की है और बताया है पाकिस्तान यहाँ खड़ा है। नहीं, तो इसकी तो जिम्मेदारी उन पे बहुत ज़्यादा जाती है मेरे ख्याल में, क्योंकि मरकज़ में तो तकरीबन चंद एक अदवार छोड़कर हुकूमत इन्हीं की रही है। और सबसे ज़्यादा तनकीद जो होती है ना, पिछले अगर मैं 1990-88 से ऑनवर्ड्स देखूं, तो सबसे ज़्यादा तनकीद जिस हुकूमत पर होती है, जिस हुकूमत ने लोगों पर महंगाई और बेरोज़गारी का बोझ डाला,
चाहे वो IMF की कंडीशंस की वजह से था या अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी या कोलिशन गवर्नमेंट थी और वो इख्तियारात इतने नहीं थे। वो 16 महीने की जो PDM की हुकूमत थी जिसके सरबराह जो शहबाज शरीफ साहब थे, ठीक है, ठीक है, उस पर ज़्यादा इतराज़ात आ गया सर, आ गया। 2 मैसेजेस गए हैं सर आज के पार्लियामेंट से, एक घड़ी चोर और एक वोट चोर। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, अगर ये पार्लियामेंट ऐसी चलती रही तो लोग फिर हुकूमत से और अपोजिशन दोनों से मायूस हो जाएंगे। और पहली बात। दूसरी बात ये है कि हुकूमत को कम से कम ये नहीं चाहिए, वो हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं कि वो इस किस्म की तनकीद करें। चलें, PTI को गुस्सा है या सुन्नी इत्तेहाद को गुस्सा है, वो समझते हैं कि इलेक्शंस उनको उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था, या फिर उनको रिजर्व सीटें नहीं मिली, तो उनको गुस्सा निकालने देना चाहिए। हुकूमत कभी एहतजाज और शोर शराबा नहीं करती। ये कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया था, मैंने सुना है, कुछ दोस्त जो मिले मुझे शहबाज शरीफ साहब को और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी वालों ने ये मशवरा दिया था कि अगर आप ये लोग शोर करते हैं इनको करने दें, आप लोग शोर ना करें। तो वो चंद एक मरतबा शोर करने के बाद वो भी समझ जाएंगे कि ये इससे जो है वो लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो मौजूदा हुकूमत बनी है, इससे पहले एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, आपकी राय भी लेना चाहता हूँ। आप अंदर के आदमी हैं, बहुत खबर होती है सर। क्या वजूहत है सर कि PMLN में नवाज शरीफ साहब लंदन से चले हैं वज़ीर आज़म बन के, प्रोटोकॉल मिला उनको वज़ीर आज़म का, फिर हमने जलसे सुने, एज ए वज़ीर आज़म उन्होंने ख़िताब किया, फिर हमने बड़े बड़े इश्तहारात देखे, फिर हमने इसी शहबाज शरीफ को कहते हुए देखा कि अब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और फिर ये भी नारा आया और ये भी स्टेटमेंट आया और बाज़ाब्ता बड़े बड़े इश्तहारात के साथ आया कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब क्या हुआ ऐसा सर, ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ, हालांकि नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत, देखिए मैं जी बोलें सर। मखलूत जी दो वजूहत इसकी मुझे नज़र आ रही हैं। मैं बिल्कुल आपको सीधी सी बात करूंगा यहाँ पे। एक तो ये है कि वो मैंडेट जो उनके जहन में था वो मैंडेट उनको नहीं मिला। दूसरा ये कि वो रिस्पांस नहीं मिला उनको जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये वापस आएंगे। जिस तरीके से उनको लाया गया, जिस तरीके से पहला जलसा हुआ और जिस तरीके से उसके बाद एक ब्रेक आ गया बहुत बड़ा, और उसकी वजह ये थी कि आवाम ने वो पजीराई नहीं दी जिस पजीराई की तवक्कुआत थी, और वो मैंडेट नहीं आया जिस मैंडेट की उनको तवक्को थी। इसलिए मेरा ख्याल में जब उन्होंने देखा कि ये कोलिशन गवर्नमेंट होगी और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है ये समझा होगा कि बेहतर है कि सर लाहौर की एक तकरीर है, लाहौर की एक तकरीर है और कई जगह उन्होंने ये कहा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे हुकूमत में, और ये उन्होंने कहा था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। इसका मतलब है कि सब ये लोग कहते थे कि ये जो मौजूदा हालात हैं उसमें कोई भी पार्टी सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकेगी। उस वक्त ये नारा था कि मुस्लिम लीग नून का भी, और सरेआम दुनिया में, पूरी दुनिया को मैसेज था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन सर ये आखिरी रात जब हमने देखा कि 4:30 बजे तक एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हो रही है, और मियाँ साहब एक हिस्से से हार गए हैं और दूसरी जगह से भी तकरीबन हार चुके थे, फिर हमने देखा कि फैसले तब्दील हो गए। ये बात आपकी ठीक है, मतलब लोगों ने जो देखा उस पर तो आपकी कोई इस पर दो राय नहीं है। लेकिन देखें, अभी भी मैं ये कहूँगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे, उनको चाहिए था, उस वक्त उनको चाहिए था कि वो एक थोड़ा सा दिल बड़ा करके ना, अगर सबको साथ ले उस वक्त ले लेते और एक बेर मिनिमम एजेंडे पे तमाम जमातों को PTI समेत सबको बिठा लेते और बातचीत कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से जो इतना ज़्यादा लचक आ जाती है एक किस्म की। सर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नवाज शरीफ को नामजद करने के बजाय शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया, ऐसा क्या हुआ सर? वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तो नहीं किया फैसला, मियाँ नवाज शरीफ साहब का तवक्कुआत की उनको ये थी कि शायद
वापस आने के बाद एक 2/3 अक्सरियत या सर कोई हाथ तो नहीं हो गया सिंपल उनके साथ? सर majority के छोड़े, साथ उनकी मुझे ये जमात बताया आई। कोई हाथ तो नहीं हो गया सर के साथ? होता है सर? ये तो तहकीकात करके पता लगेगा ना, मैं तो नहीं कह सकता अच्छा कि सर, हाथ अब क्या लगा के नहीं मुस्तकबिल, होगा। अब क्या ये उनकी सर जमात के 5 लोग- साल के लिए, 5 साल के लिए जब ये वजीर आजम बन सकते थे, नहीं बने, ठीक है सर, अब 5 साल के लिए शहबाज शरीफ वजीर आजम है। आगे चल के मैं मुख्तलिफ बातें तो करूंगा। मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? देखिए, उनको अब एक फादरली, एक सरपरस्त आला के तौर पर एक गाइड, जो कहते हैं ना, गाइड करने के लिए जमात को होना चाहिए। मेरा ख्याल है एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उनको उससे थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और उनकी ख्वाहिश भी ये है कि अब जो है वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आगे आए। अच्छा सर, ये बताइए क्या ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान की सियासत में 40 साल से सर 2 ही ख़ानदान जो है वो मुसल्लत है सर, और मसलन पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, और अब दोबारा यही 2 ख़ानदान पाकिस्तान पर हुकूमत करेगा, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, एक तीसरी कुव्वत भी आई थी, आजकल जो सुन्नी इत्तेहाद है या इंडिपेंडेंट्स हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत से मौके ऐसे थे जहाँ पर इस्लाह हो सकती थी, जहाँ पर बेहतरी आ सकती थी, जहाँ पे कन्फ्रंटेशन की जगह मैं समझता हूँ कि नेगोशिएशंस आ सकती थी। और अब भी मैं ये तजवीज़ पेश करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि बजाय हम एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के एक बेर मिनिमम एजेंडे पर सब इकट्ठे हों और पाकिस्तान को जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, आइंदा कोई ये नहीं है कि ये कोई फूलों की सेज है। ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सोचते सर? इस कुर्सी तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सोचते ज़िया साहब? ये इलेक्शन से पहले सोचना चाहिए था कि कंसेंसस बिल्ड करें। इलेक्शन से पहले सोचना चाहिए था कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। कंसेंसस पहले सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आए, अवाम ताकत का सरचश्मा है। जब सारी सीटें बंदरबाट बन गई और बड़ा इल्ज़ाम आ गया और इतनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ हो गई, अब आप कह रहे हैं कि सर ये धांधली शुदा असेंबली में बैठे हुए सारे लोग मिलकर मुल्क की बेहतरीन मफाद में सोचें। जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे वो बेहतरीन मौका था, उसमें हर किसी को दावत देते और जो ना बैठता वो पब्लिक के अंदर उसकी सही बात है, पसीराई बिल्कुल नहीं सही होनी है, थी। बिल्कुल सही है। अब इन हालात में भी कोई तो रास्ता निकालना है ना। यस, जमहूरी तरीका तो यही है कि आपस में बैठ के निकाल लेंगे तो बेहतर है। क्या पीटीआई के अंदर आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आई, या वही माजी की सियासत पीटीआई कर रही है? इमरान खान का तर्ज अमल वही है, केपीके का उन्होंने जो वजीर आला बनाया है वो ये मैसेज दिया है इस्टेब्लिशमेंट को कि हम तो टकराव की सियासत रखेंगे। कोई तब्दीली समझ में आती है सर इनके अंदर? देखें, ये पहले भी उनका ये ख्याल था और उनका ये गलत ख्याल था। मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई थी, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है ये टकराव की सियासत पे जा रहे हैं। मैं अल्लाह ना करे कि ये टकराव की सियासत पे जाएं, क्योंकि टकराव की सियासत इस वक्त ना जमहूरियत के लिए बेहतर है ना मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि मुल्क एक बड़े ना उनकी पार्टी के लिए बेहतर उसके लिए है, ना उनकी पार्टी के लिए, ना उनके वर्कर के लिए, ना खुद इमरान खान के लिए बेहतर है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये सेगमेंट था, एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, फिर दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। ठीक, हमारे साथ इस वक्त कमरुज़्ज़मा कारा साहब हैं, सीनियर रहनुमा मेंबर सीसी पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर। जी कारा साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो पार्लियामेंट है, कहा जा रहा है कि नामुकम्मल पार्लियामेंट है, और इस नामुकम्मल पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का भी इंतखाब हो गया, वज़ीर आज़म भी चुन लिए गए, अब आने वाले वक्त में सदर का इंतखाब भी होना है। आप समझते हैं कि सर एक जमहूरी और आइनी इदारा जो बहुत ही अहम इदारा है, अगर वो नामुकम्मल हो और वो फिर ये सारी इलेक्शन भी हों, तो ये आइनी जमहूरी इलेक्टेड आइनी ये आइनी इक़दाम है सर? आप समझते हैं सर ये जमहूरी इक़दाम है?
डॉक्टर साहब, आपका मुझसे सवाल ये होना चाहिए था कि क्या मैं इस पार्लियामान को मुकम्मल समझता हूं कि नहीं। ठीक है उसके सर, बाद ये अगला सवाल बनता है। चलें सर, आप बता मैं दें। मैं इस पार्लियामान को मुकम्मल पार्लियामान समझता हूं। इस असेंबली को मैं मुकम्मल असेंबली समझता हूं, इसलिए कि इसकी ना सिर्फ स्पेशल सीटों की कुछ हिस्सा, स्पेशल सीटों का कुछ हिस्सा वो अभी पेंडिंग है। इस असेंबली के कुछ और हलके भी पेंडिंग है। सो सिर्फ चंद खवातीन की सीटों की बुनियाद पे इसको नामुकम्मल नहीं कहा जा सकता। हर दौर में हर असेंबली की कुछ न कुछ नशिस्तें, कभी इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी वजह से, कभी अदालतों के अंदर किसी वजह से, कभी कभी वैसे सीटें खाली हो जाती हैं। यानी अगर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो भी सीटें खाली हो गई। तो ये नहीं हो सकता कि आप उन खाली सीटों की बुनियाद पे आईनी ज़रूरतों को रोक दें और हुकूमतें बनाने का अमल मुअत्तल करें। ठीक है सर। अच्छा मेरी सर, नज़र में ठीक है, आप समझते हैं तो फिर मेरा ये सवाल आपसे दूसरा बेकार हो जाता है जो मैंने पहले किया था। आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट मुकम्मल है। सर अब मैं आता हूँ ये इस पे कि आज वजीर आजम नहीं, मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल होनी है, ठीक है, लेकिन उसकी बुनियाद पे इसको नामुकम्मल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चले मैं मान गया सर, आपने कह दिया। अब ये सर बताएं, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया। इस खिताब में सर उन्होंने जो पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया है, उन्होंने जो बातें की हैं उस लिहाज से जो उनके बयानात हैं वो तकरीर गुज़िश्ता 40 साल की हुकूमतों के ऊपर उन्होंने चार्जशीट कर दिया है, फ़र्द जुर्म आयद कर दिया है। तो और जिसमें इनकी अपनी PMLN की 3 हुकूमतें भी थीं और 16 महीने की शहबाज शरीफ की हुकूमत भी थी और इसके साथ कुछ और सियासी जमातों की हुकूमत भी थी। तो ये जो उन्होंने चार्जशीट किया है, इसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी सर? डॉक्टर साहब, उन्होंने क्या कहा है? मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी। मैं थोड़ा सा बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं। उन्होंने पाकिस्तान के कहा है कि पाकिस्तान का कर्जा बदतरीन हद तक बढ़ गया है, गर्दशी कर्जा बदतरीन हद तक बढ़ गया है, बेरोजगारी बदतरीन हद तक बढ़ गई है, गुर्बत बदतरीन हद तक बढ़ गई है, महंगाई बदतरीन हद तक बढ़ गई है, पाकिस्तान की मुआशी तबाही हम पहुंच चुके हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, गवर्नेंस बहुत ख़राब रही, दहशतगर्दी उरूज पे आ चुकी है। मुकम्मल तौर पर उन्होंने तमाम मुआशी, सियासी और जो आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना है कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर है, बहुत मुश्किल हालात में है। तो इसकी जिम्मेदारी जाहिर है ये चार्जशीट हुई ना तमाम उन हुकूमतों पे सर। यकीनन जी, अगर आज किसी हालात का हम शिकार हैं तो उसमें थोड़ा या ज्यादा माजी के अंदर ही होता रहा ना, माजी के अंदर होने वाले फैसलों के नतीजे में हुआ। अब किसने क्या फैसले किए, कौन तारीख के किस कटहरे में खड़ा है, किसकी कितनी जिम्मेदारी है, ये अलग बात। लेकिन टोटलिटी में जब भी बात की जाएगी तो पिछले 40 साल की, 30 साल की, 50 साल की जब भी तारीख बयान होगी तो हम यही कहेंगे ना कि ये हुआ है। अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन की बात है तो फिर आप किसी स्पेसिफिक बंदे को, स्पेसिफिक एरा को या स्पेसिफिक पॉलिसीज को आप बयान करेंगे। ठीक है सर, ये मुझे बताइए कि दुनिया में तो हमने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 40 साल से वही वज़ीर आज़म आ रहा है, वही सदर आ रहा है, वही मुशीर आ रहा है, वही वज़ीर आ रहा है। सर ये मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर नई लीडरशिप का फुकदान क्यों है? नई लीडरशिप, नए लोग क्यों नहीं आते हैं सर? आने चाहिए, किसने रोका है? कोई रुकावट तो नहीं है। नए लोगों को लोग कबूल करें, उनकी नई जमातें बनी है, नई जमातों को लोग कबूल करें और नई जमातें जो हैं वो आवाम में मकबूल हों। और हमारे यहाँ क्योंकि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स कर दी गई थी, जमातें मजबूत करना चाहिए था। भुट्टो साहब के दौर तक यही हुआ और फिर ज़ियाउल हक के दौर में जमातों को कमज़ोर करके इलेक्टेबल्स बनाए गए, कबीले, बरादरियाँ, मसलक, इसको मजहब की सियासत को आगे परवान चढ़ाया गया, जिसके नतीजे में वही पुराना रवश जो था वो बहाल हुआ। बिल्कुल इसको खत्म होना चाहिए था। लेकिन सर ये आप नहीं मानते कि आप एक बड़ी जमहूरी सियासी जमात हैं, लेकिन आपके नीचे भी बल्दियाती, क्योंकि कहा जाता है दुनिया भर में जो नए चेहरे आते हैं, नए लीडरशिप आती हैं, वो तो स्टूडेंट यूनियन से आती है, ट्रेड यूनियन से आती है, लेबर यूनियन से आती है और सबसे ज़्यादा लोकल बॉडीज़ से आती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों को हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा इन तमाम ज़राए को रोका है, ख़ास तौर पे लोकल बॉडीज़ को। क्या कहेंगे सर?
डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत से ये बात दुरुस्त नहीं है। तमाम सियासी जमातों ने नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा लेबर यूनियन की सपोर्टर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा किसानों की अंजुमनों की सपोर्टर रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा तलबा तंजीमों की सपोर्टर रही है। उसके ऊपर अदालती फैसले और फिर कुछ आईनी इकदाम उठा दिए गए जो हम खत्म ना कर सके, बावजूद इसके कि हमारे चेयरमैन साहब ने ऐलान कर दिया हम सिंध में तलबा तंजीमें बहाल करना चाहते थे, लेकिन वो अदालती फैसलों की बदौलत ना हो पाया और इस पर क्योंकि इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। सो मेरी जमात जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को सियासी अमल का जरूरी हिस्सा समझती है। सो ये बात एक तरफ। अब रही बात लोकल बॉडीज की, तो आज भी आप गौर कीजिए कि सिंध के अंदर हमारी हुकूमत थी जिसने लोकल बॉडीज का इंतखाब कराया। इमरान खान साहब ने पंजाब के अंदर जारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया और अभी वहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। हमने मौजूदा हुकूमत से भी कहा है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इंतखाब होने चाहिए। लेकिन सर आपने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सिंध में रखा है उसके ऊपर एमक्यूएम को बड़ा एतराज है और उसने तो उनका एतराज भी है और उन्होंने मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है PMLN की, उनके साथ एक MOU साइन किया है कि 140A में तरमीम की जाए और उस तरमीम के सिलसिले में कौमी असम्बली में वो बिल ला रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस बिल को जो कौमी असम्बली में लाया जा रहा है 140A में तरमीम के लिए, जिससे इंतज़ामी और माली इख्तियारात सूबों से नीचे दर्जे तक जाएं, आप सपोर्ट करेंगे सर? डॉक्टर साहब, एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट ये तो हमारा सबका ख्वाब है, उसके बगैर तो निज़ाम आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब क्या बिल आता है, क्या तरमीम वो तजवीज़ करते हैं और उसके ऊपर बाकी जमातों की क्या राय आती है, फैसला आप उस वक्त करेंगे सर जब बिल आएगा? नहीं, देखिए ना, फैसला तो उसी वक्त होगा जब मेरे सामने कोई ड्राफ्ट होगा। उसकी अच्छाई बुराई को देख के, उसकी नोक पलक को देख के ही मैं कोई बात कर सकता हूँ। ठीक है सर, तो सही कहा आपने, MOU साइन जिनसे किया वो जाने। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि आपने नहीं, वो जाने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ MOU अपनी जगह। अगर ड्राफ्ट आता है, असेंबली में कोई बिल पेश होता है आईनी तरमीम का, कानून का, तो उसको देखा जाएगा। अगर वो अच्छा है तो उसको सपोर्ट कर दिया जाएगा, अच्छा नहीं है तो हम तरमीम दे देंगे, अगर बहुत बुरा है तो हम उसको मुस्तरद कर देंगे। लेकिन आज जब तक मेरे सामने कोई तहरीर नहीं है, मैं उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव बोलूंगा तो पागलपन है ना। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने PMLN कहते हैं लोग कि आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेर को पिंजरे में बंद करके चाबी अपने पास रख ली है। एक कमज़ोर हुकूमत का आप हिस्सा क्यों नहीं बने ताकि उसको मजबूत किया जा सके सर? डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस हुआ आपके सवाल पे, इसलिए कि हमने तो इस नुक्ता नज़र से कोशिश की थी कि इस मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय की हुकूमत बन जाए। खान साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद अब दो रास्ते रह गए थे, एक ये कि हम हुकूमत बनाते और या PMLN हुकूमत बनाती, और दूसरा रास्ता ये था कि कोई जमात हुकूमत ना बनाती, कौमी असम्बली टूट जाती और फिर दोबारा इंतखाब होता। अगर ये आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल होता कि कोई भी हुकूमत ना बनाता, तो फिर इन हालात में जब सूबाई हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं, तो जो इलेक्शन कौमी असम्बली का होगा, कब होगा और जब होगा उसको ट्रांसपेरेंट हो पाएगा कि नहीं, और उस की कितनी सनद होगी, इसको सामने रखते हुए आपको देखना होगा ना कि आप पाकिस्तान को किसी और बहरान का शिकार तो ना कर दें। मैं कोई तजिया निगार तो हूं नहीं, मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, एक सियासी जमात हूं, लिहाजा मैंने मसलों को फ्यूचरिस्टिकली देख के भी आज कुछ फैसले करने हैं। लेकिन सर, हमने ये फैसला काबीना में क्यों नहीं शामिल हुए सर? आप काबीना में क्यों नहीं शामिल हुए? मैं उसी पे आने लगा हूं। हम ये समझते हैं कि हुकूमत बनाने का हक उस जमात को है जिसके पास अक्सरियत में वोट है। शामिल क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि हमारी भी ये ख्वाहिश थी, हमारे दोस्तों की भी ये ख्वाहिश थी, PMLN वालों की भी, कि यकसुई के साथ फैसले करने के लिए इत्तेहादी हुकूमतें कई दफ़ा फैसला साजी में डिले कर देती, उनके फैसले लेट होते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि हम यकसुई के साथ काम कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा काम है, उनको करना चाहिए, और हम आईनी ओहदे लेके उनको सपोर्ट करेंगे और उनसे मशावरत करेंगे। जहां वो हमसे रहनुमाई लेना चाहेंगे
हम उनको अपनी सपोर्ट भी फराहम करेंगे। लेकिन हम इस हुकूमत को बनवा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनको इक़्तिदार में ला रहे हैं। अल्लाह करेगा ये हुकूमत कामयाब होगी। डॉक्टर साहब अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम हो गए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये हो गए तो क्या डॉक्टर दानिश मुझे माफ करेंगे? आप तो मुझे कटहरे में खड़ा करेंगे कि हुकूमत बनवाने में तो तुम लोग थे, अगर ये फेल हो गया तो तुम लोग जिम्मेदार हो। सो मेरी जिम्मेदारी तो है, अपनी जगह है। मैं नहीं भी मानूंगा तो आप कहेंगे आप जिम्मेदार हो, जबकि मैं इक़्तिदार का शेर नहीं ले रहा। लेकिन सर माजरत के साथ मैं यहाँ सर मुझे हुज्जत करने दीजिए। 16 महीने की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जिसका आप इत्तेहादी भी हैं, जब वो हुकूमत को आपने कहा कि वो बदतरीन हुकूमत थी, आपके लीडर्स ने भी कहा, बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट भी मौजूद है कि नाकाम, चले नाकाम हुकूमत कह देते हैं, नाकाम भी नहीं कहा। चले आप बहुत सारी बातें ऐसी हैं सर, मैं इस वक्त कोड नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल चले आप अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाम हुकूमत नहीं कहा, लेकिन उसको ओन भी नहीं किया, और आपने उस वक्त जबकि हुकूमत का हिस्सा थे आपने ओन नहीं किया, तो आज जब आप उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे और ये हुकूमत नाकाम हो जाती है, चले अल्लाह ना करे, जैसे आपने भी कहा, हम भी कहते हैं, नाकाम हो जाती है, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? एक, और दूसरा, क्या इस हुकूमत को उस वक्त तक सपोर्ट करेंगे जब तक वो मज़ीद नाकामी होती जाएगी? सर कब तक सपोर्ट करेंगे? अक्सर पहली गुजारिश तो ये है कि फर्ज करें, पहली बात तो ये है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम उस हुकूमत का हिस्सा थे और वो अकेले जिम्मेदार है, नहीं। हाँ, उनकी कुछ वजारतों के बारे में अहसन इकबाल साहब ने कुछ बातें की थी, जिसके जवाब में हमारी तरफ से भी कुछ बातें आई। हमारा क्लेम आपने तस्लीम कर लिया कि हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं, आप तो हमें बराबर का जिम्मेदार ठहराते हैं, आज भी ठहरा रहे हैं। सो सवाल यह है कि कल भी आप ऐसा ही करेंगे और गलत नहीं करेंगे। तो हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, इक़्तिदार का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आप तो हमें तारीफ करें हमारी कि हम इक़्तिदार का हिस्सा लिए बगैर कल की जिम्मेदारी तस्लीम कर रहे हैं और एक कौमी जरूरत पूरी कर रहे हैं, एक कौमी काज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर ये कब तक करेंगे, ज़रा ये बता दें। अगर ये हुकूमत अपने 6 महीने के अंदर फेल कर जाती है और मसाइल बढ़ते हैं और मुल्क डिटोरिएट होता है और बड़ी तबाही की तरफ जाते हैं, तब भी आप इस हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे? क्योंकि चाबी तो आप ही के पास है। जो बातें डॉक्टर साहब, जो बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये प्रेडिक्शंस हैं। ठीक, इन प्रेडिक्शंस के बारे में बातें करके कोई भ्रम पैदा हो सकता है, मायूसी पैदा हो सकती है, उससे कोई बेहतरी का सामान नहीं हो सकता। मैं इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, हर हाल में करने की कोशिश करूंगा। उनकी कोई गलती होगी उसकी निशानदेही करके करेक्शन कराऊंगा, और कोई चांस, कोई ऑप्शन नहीं है इस मुल्क के लोगों के पास, ठीक, बजाय इसके कि हम, सिवाय इसके कि हम एक मुस्तहकम हुकूमत कायम करके बेहतरी का सामान पैदा कर सके। और रास्ता क्या है? सो मैं इस हुकूमत को, मैं यानी पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। और ये हुकूमत क्यों अवाम दुश्मनी की तरफ जाएगी, क्यों ऐसे फैसले करेगी जिससे अवाम दुश्मनी हो, और अगर कोई मुश्किल फैसले करेगी जिसके अलावा कोई रास्ता ना हो, तो क्यों ना सपोर्ट करेंगे? ठीक है सर, मुझे अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताएं सर कि हम ये पूरी पाकिस्तान दुनिया मुंतज़िर थी, आसिफ अली जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी फैसला है, खुद बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये जुमला कहा कि अब अगला वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलावल भुट्टो को हम देख रहे हैं, और हमारे बिलावल भुट्टो हैं, आसिफ अली जरदारी। लेकिन सर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला, आसिफ जरदारी साहब का फैसला, आप इस पोजीशन पे थे जब आप सदर का ओहदा ले सकते हैं, जब आप चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले सकते हैं, जब आप बलूचिस्तान की हुकूमत ले सकते हैं, जब आप दूसरे आइनी ओहदे ले सकते हैं, तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म भी बनवा सकते थे सर। आप चाहते तो ये भी हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? ये आपका ख्याल है जी। पहली गुजारिश तो ये है कि जरदारी साहब ने कहा, सीसी ने कहा, सब ने कहा। कब कहा? जब इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन से कबल जब भी जमातें इक़्तिदार जाती हैं इलेक्शन में, तो वो अपना मंशूर लेके यही ऐलान करती हैं कि फला बंदा हमारा उम्मीदवार होगा, वज़ीर आज़म होगा, और हम इतने वोट लेंगे कि अपनी हुकूमत बनाएंगे, और हम इत्तेहादी हुकूमत बना के उनको बना लेंगे, हम अक्सरियत में होंगे। तो ये एक प्रिजम्पशन होती है कि लोग हमें वोट देंगे। इलेक्शन का रिजल्ट आया, जैसा भी आया, हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा वोट मुस्लिम लीग के थे। अगर हमारे ज्यादा होते तो बिल्कुल बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनते। अब अगर हम कम वोटों के साथ करते हैं तो आप आज मुझसे सवाल कर रहे होते कि आपने तो ब्लैकमेलिंग की है।
आपने तो बाकी जमातों को अकलियत होते हुए उनको ब्लैकमेल करके आपने वज़ारत उज़्मा ली है। सो हमने ये प्रिंसिपल पे फैसला किया कि जिस जमात की अक्सरियत है उसका ये हक है, और अगर इमरान खान साहब ला ताल्लुकी ना करते, कथा ताल्लुक का ऐलान ना करते, गुफ्तगू ना करने का ऐलान ना करते, तो शायद वो भी इसका हिस्सा होता है। हमारी तो ये भी कोशिश हो। बड़ी सही बात कर दी सर। दो तीन सवाल है सर, मैं चाहूँगा इसका जवाब भी आ जाए क्योंकि सेगमेंट है। सर ये जो बलूचिस्तान में हुकूमत बनी है उसमें वज़ीर आला जनाब आए हैं आपके सरफराज बुख्ती साहब। जी सर, सरफराज बुख्ती साहब आए हैं। हालांकि वहाँ पर आपके बड़े अहम तरीन लीडर जो हैं वो मौजूद थे, जिनमें आपके सादिक इमरानी साहब हैं, आपके अली मदद जतक साहब हैं, ज़हूर बुलेदी साहब हैं। सर इस इल्ज़ाम को आप कैसे अलग करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को का बी टीम नहीं है? सिंध में भी हमने फिर ऐसे ही किया होगा, पंजाब में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए था, बी टीम बनना चाहिए था, मरकज में भी बन जाना चाहिए था। एक सूबे के अंदर हमारी अक्सरियत है, हम बाकी जमातों को साथ में ला रहे हैं, और वहाँ पे बुख्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बलूचिस्तान की वैसे भी कैफियत जो है वो यही है कि वहाँ पे अक्सर सरदारों की हुकूमतें बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस जमातों के हवाले से, वैसे तो वो बहुत पॉलिटिकली बाशऊर लोग कौम है बलोच जो है, लेकिन जमातों के हवाले से वहाँ उतनी वाबस्तगी नहीं होती। लिहाजा ये एक फैसला हालात के ताबे है। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल हमारा ऑटोनोमस है, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि हम किसी की बी टीम बन गए हैं। आपने हालात के तहत फैसले करने होते हैं, और बुख्ती साहब पहले से हमारे साथ इन लाइन थे, और अब वो बाप का हिस्सा पहले थे। उस वक्त भी इल्ज़ाम था कि जरदारी साहब ने उनको बनाया है, और अब फिर यही इल्ज़ाम है। तो उन्होंने हमारी पार्टी को फॉर्मली ज्वाइन किया है। नए लोगों का भी पार्टी में जगह होती है, पहले लोगों की भी होती है। चलिए सर, और आपने ये भी देखना है कि अक्सरियत, क्योंकि हमारे पास कोई अपने तौर पे अक्सरियत नहीं है, ये भी आपने देखना है कि बाकी जमातें किस नाम पे इत्तेफाक करती हैं। लिहाजा वो देखने के बाद आप कर सकते हैं। खाली तजिया करने की हद अगर करना हो तो फिर आपकी राय अपनी जगह। ठीक है सर। अच्छा सर ये बताएं सर, गुज़िश्ता 40 साल से एक आध हुकूमतों को छोड़कर ज़्यादातर जो इस मुल्क में हुकूमतें रहीं वो दो ख़ानदानों की रही सर, चेहरे बदल बदल कर, और अब भी सर वही दो ख़ानदान इस हुकूमत करने आ गए हैं। हालांकि एतराज़ात तो बहुत है कि ये गलत तरीके से आए हैं, लेकिन चले आ चुके हैं। लेकिन सर हमारा ये मुल्क जो है डिटोरिएट कर रहा है, रेगुलर अपने तमाम पड़ोसियों के मुकाबले में बहुत नीचे चला गया है, और पाकिस्तान की आवाम भी इन 40 सालों में बहुत नीचे चली गई है। तो सर ये दो ख़ानदान की हुकूमत क्या ज़िम्मेदार नहीं है पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है और पाकिस्तान की आवाम की मौजूदा हालात है? डॉक्टर साहब, मैं तो एक ख़ानदान का जवाबदेह हूँ। वो 50 सालों में हुकूमत में आते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं, कत्ल होते हैं, एक कत्ल होता है, दूसरा कत्ल होता है, तीसरा कत्ल होता है, चौथा कत्ल होता है, और उनके कारकुनों पे एक अज़ाब आता है। उनकी हुकूमतें अगर आती हैं तो कोई 18 महीने, कोई 26 महीने, कोई 22 महीने में ख़त्म कर दी जाती हैं, और कंडीशनली हुकूमतें दी जाती हैं, रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट रोकती है, आपका मीडिया, आपके साथी रोकते हैं, बदनाम करते हैं। सारा कुछ करने के बावजूद अगर कभी हिसाब करना हुआ तो जब जब हमें हुकूमतें मिली, मेरी जमात को, वो 88 में मिली तो पाकिस्तान देख लीजिए कैसा था। एक आसेब ज़दा पाकिस्तान था जो क्लशनकोफ और हेरोइन के कल्चर और मजहबी मुनाफरत, दहशत गर्दी, अपने गिरदो नवा में एक जंगें, उन हालात में जुनूनियों का एक मुल्क बना हुआ था। वो मुल्क हमें मिला, और वहां से हमने 18 महीने में पाकिस्तान को संभाला दिया। फिर हमें दोबारा बीबी शहीद को मौका मिला, हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई। सो ये कहना, हाँ ख़ानदानों की हुकूमतें, तो डॉक्टर साहब फिर यार साथ ये भी क्या कीजिए ना कि नीचे लोग जो हैं MNA MPs, वो भी तो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। सर लोग वोट दे रहे हैं सर। वो तो पहला सवाल कर दिया था सर, और वोट तो सर आपको पता है अवामी ताकत, अवाम ताकत। आखिरी 30 सेकंड नहीं, मैं बता देता हूँ, 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड, जवाब जरा खत्म कर लूं। 30 सेकंड। अर्ज ये है कि दुल्हन वही जो पिया मन रहा है,
लीडर वही जिसको लोग पसंद करें। ठीक। मुझ पे मेरा लीडर मुसल्लत नहीं है, मेरी फ्री चॉइस है, मैं चाहूं आवाज उनके साथ चलूं, चाहूं ना चलूं। ठीक। सो ये कोई लीगल बाइंडिंग थोड़ी होती है। ठीक। लीडरों की अपनी कुर्बानियां होती हैं और लोग एजुकेट होके नए लोगों का साथ दें, बिल्कुल उनको जमातें बनाएं, चले आए, लेकिन पता चल जाए, आप अवाम में आइए ना, देखिए कि क्या हाल होता है। ठीक है सर। कबीलों मसलक की, पैसे की, सर हमने सुना था कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और अवाम का जो आपने ठीक सुना था, लेकिन आपने ठीक सुना 2024 के इलेक्शन ने हमें मायूस किया, हमें नहीं सबको मायूस किया। ठीक है सर, वक्त खत्म हुआ। तशनगी वक्त कम हुआ है, सेकंड सेगमेंट था हमारा, वक्त कम है, किसी स्टेज पे आपसे तफसील से बात करेंगे। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।